नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 3 सितंबर 2022 के एडिटोरियल एनालिसिस और डेली न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। ठीक ठाक न्यूज, आज सैटरडे है बट न्यूज अच्छी खासी है। एडिटोरियल के आर्टिकल्स द हिंदू के आज 4 हैं, सैटरडे हैं तो 4 आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले की कुछ वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि मेरे माइक्रोफोन में कुछ टक टक करके आवाजें आ रही है। आई होप रिजॉल्व हो गई हूँ, चूंकि मैंने नया माइक्रोफोन लगा लिया है, तो आई होप वॉइस क्लियर हो गई हो। कमेंट में बता दीजिएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आज ये है कि तीस्ता सेतलवाड़ जी को यहाँ पे बेल दे दी गई है। आरबी श्री कुमार, संजीव भट्ट और तीस्ता सेतलवाड़, इन लोग के ऊपर ये इल्जाम है कि जबरदस्ती गोधरा कांड वाला मुद्दा ये लोग बार बार सामने लेके आ रहे हैं। बार बार पीएम मोदी और उस समय पे जो गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे उसके ऊपर ये लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तो इनके ऊपर केस है। तीस्ता सेतलवाड़ 2 महीने से जेल में बंद है। इनको इंटरिम बेल प्रोवाइड की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इंटरिम बेल प्रोवाइड की गई है, रेगुलर बेल नहीं। क्या है दोनों का फर्क, अभी समझाऊंगा न्यूज में। और न्यूज क्या क्या है, तो क्वाड की सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग इंडिया होस्ट करेगा, इसके बारे में बात करेंगे। आईएनएस विक्रांत के रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। इंडिया में पैडी का कल्टीवेशन और कुछ और क्रॉप से कल्टीवेशन घट रहा है, किसका बढ़ रहा है, ये सब देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में ऑयल एक्सप्लोरेशन के रिस्पेक्ट में जिन लोगों को इविक्ट किया जा रहा है उनको प्रॉपर कंपनसेशन के साथ ही इविक्ट किया जाएगा, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने बोला है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर भाई एमएनएसटी का डाटा निकल के आया इंडिया के लिए कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जर्नलिस्ट को परेशान किया जा रहा सरकार के द्वारा, इसको देखेंगे। रशियन ऑयल जो इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है, इसके ऊपर एक ऑयल प्राइस कैप लगाने की कोशिश कर रही हैं G7 कंट्रीज, इसके बारे में बात करेंगे। और चाइना के नॉर्दर्न पार्ट में चाइनीज ने एक सी क्यूकम्बर फॉर्म में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। हालांकि ये प्लान ऑफिशियली यहां पे एग्जीक्यूट नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, सी क्यूकम्बर की खेती की जाएगी। इस इलाके से बड़े स्केल पे सी क्यूकम्बर उगा के बाहर के मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस न्यूज को समझेंगे। एडिटोरियल के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के रिस्पेक्ट में बड़ा ही सिग्निफिकेंट और होलिस्टिक आर्टिकल है। बताया जा रहा है कि कैसे आज की डेट में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ग्राउंड लेवल पे हो नहीं पा रहा है, हिस्ट्री में क्या हुआ, आज की डेट में क्या हुआ। जब एनपीटी ट्रीटी साइन हुई थी तब बाईपोलर वर्ल्ड था, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड है और मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो एनपीटी है वो धीरे धीरे इररेलेवेंट होता जा रहा है, इसको देखेंगे। इंडिया के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमियां हैं, क्या किया जा सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर किसी भी एक्टिविस्ट को बेल देने से पहले, बेसिकली तीस्ता सेतलवाड़ को जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी उस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल देख लेंगे। और आईएनएस विक्रांत हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर भी चाहिए। अभी रिसेंटली टॉप गन 2 मूवी आई थी इसकी, टॉम क्रूज की, उसमें आपने जो जेट देखे थे जो उड़ा रहे थे यूएस एयरफोर्स के जो फाइटर पायलट्स थे वो ट्विन इंजन जेट्स थे। हमारा तेजस सिंगल इंजन जेट है। अब तक इंडिया कोई ट्विन इंजन फाइटर जेट नहीं बना पाया। ट्विन इंजन मतलब जिसमें 2 इंजन लगे हो। तो इस कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल है, इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, कॉनिवेंस। कॉनिवेंस मतलब छुप के किसी गलत पार्ट में अपने आप को एंगेज करना। विलिंगनेस टू अलाउ और बी सीक्रेटली इन्वॉल्व इन एन इमोरल और इलीगल एक्ट। तो बेसिकली किसी इमोरल और इलीगल एक्ट में अपने आप को एंगेज करना, ठीक है ना। तो लॉ का इन्फ्रिंजमेंट करके आप कॉनाइव कर रहे हो, ठीक है ना। किसी दूसरे के साथ मिलकर करप्शन कर रहे हो, ठीक है ना। ओवरऑल कोनाइव करके आपने कोई गलत टेंडर पास कर दिया, किसी गलत ठेकेदार को टेंडर दे दिया, प्रॉपर ऑक्शन के प्राइसेस को नहीं देखा, तो इसको आप बोलते हो कॉनाइवेंस। मिल के चुपचाप गलत तरीके का काम करना, इसको आप बोलते हो कॉनाइवेंस, ठीक है भाई। चलिए पहली न्यूज देखिए दोस्तों। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, कर दीजिए। लाइक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे यूट्यूब के एल्गोरिदम में चैनल की इंपॉर्टेंस बढ़ती है। यूट्यूब बहुत सारे आपके लोग और यूजर्स को वीडियोस को रिकमेंड करता है। अभी भी मेरे लिए थोड़ा दुख की बात यह है कि जो ओवरऑल एक हिंदू एडिटोरियल और करंट अफेयर्स की वीडियोस के व्यू जाते हैं वो 10,000 से केवल 11,000 ही जाते हैं। एटलीस्ट ये नंबर कम से कम 20 तो होना चाहिए था, ठीक है। 10,000 11,000 लोग कोई कम नंबर नहीं होता है, बट फिर भी ओवरऑल कहीं ना कहीं एडिटोरियल और करंट अफेयर्स की जो व्यूअरशिप है वो बढ़ नहीं रही। एक रीजन ये हो सकता है कि वीडियोस बहुत अर्ली मॉर्निंग अपलोड नहीं होती, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि मैं बहुत सी वीडियोस अपलोड करता हूँ, प्लस अपनी रेगुलर काम भी करता हूँ। तो उस कंटेक्स्ट में एकदम सुबह 7 बजे नेट वीडियो ला पाना, खासकर तब जब मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक काम करता हूँ, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जितना हो सके दोस्तों इन वीडियोस को रिकमेंड करिए, अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। मैं चाहता हूँ कि देखिए, एक करंट अफेयर्स और एडिटोरियल ऐसी वीडियो है जिसमें मैं बिल्कुल सटीक, इंपॉर्टेंट, रेलिवेंट कंटेंट ही आपके सामने रखता हूँ। इसमें कोई भी मसाला कुछ नहीं होता, बिल्कुल एग्जाम रिलेटेड कंटेंट होता है, हर एग्जाम के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट होता है। यूपीएससी के रिस्पेक्ट में जरूर लिख देता हूं मैं कि जीएस पेपर 2 के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है, पर हर एग्जाम के रिस्पेक्ट में, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट होता है। तो हो सके तो कम से कम एडिटोरियल और करंट अफेयर्स की व्यूअरशिप को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप खुद इस वीडियो को अलग अलग लोगों को रिकमेंड करके, इतना आपसे रिक्वेस्ट है।
चलिए तीस्ता सेतलवाड़ जी की बात की जाए तो 25 जून 2022 को गुजरात एंटी टेरर स्क्वाड ने मुंबई में आके तीस्ता सेतलवाड़ को अरेस्ट किया था। उनके अगेंस्ट एक एफआईआर फाइल हुई थी कि उन्होंने एविडेंस की फॉर्जरी की है, फैब्रिकेशन किया, फॉल्स चार्जेस लगाए गए हैं ऑफेंसेस में। 2002 राइट्स केस में जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम क्लीन चिट दे चुकी है तो उस क्लीन चिट को हटा के फिर से इंप्लीकेट करने की कोशिश की है बेकसूर लोगों को। इस कंटेक्स्ट में जब 25 जून को इनको अरेस्ट किया गया, 30 जुलाई को अहमदाबाद की सेशंस कोर्ट ने इनकी बेल रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। 3 अगस्त 2022 को गुजरात हाई कोर्ट में इनकी बेल एप्लीकेशन पहुंची। अभी बेल एप्लीकेशन में एक नंबर होता है दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट के पास बहुत सी बेल एप्लीकेशंस पेंडिंग है, तो रेगुलर बेल के लिए ओवरऑल इनकी जो रिक्वेस्ट है वो अभी गुजरात हाई कोर्ट के सामने डिस्कस होगी, लेकिन इंटरिम बेल देने से गुजरात हाई कोर्ट ने मना कर दिया। तो तीस्ता सेतलवाड़ के जो लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जाके बोला कि सर गुजरात हाई कोर्ट के अंदर अगर कई साल लग गए तीस्ता सेतलवाड़ की बेल आने के रिस्पेक्ट में तो काफी समय बीत जाएगा, ये वुमेन है, तो इस कंटेक्स्ट में कब तक आप इनको जेल में रखोगे। तो यहीं पे अगर आप देखो तो एक 3 जज की स्पेशल बेंच बैठी जिसको लीड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब, और इन्होंने बोला कि भाई देखिए तीस्ता सेतलवाड़ एक वुमेन है, 2 महीने से ज्यादा आप इनको जेल के अंदर रख चुके हो, 7 महीने तक तो देखो आप टेक्निकली इनको रख सकते हो अपने पास कस्टडी में, मतलब कस्टडी में इंक्वायरी वगैरह करने के लिए, लेकिन चूंकि एक वुमेन है, ओवरऑल बहुत ही फेमस सोशल एक्टिविस्ट हैं और 2 महीने से ज़्यादा ऑलरेडी आप इनको जेल के अंदर बंद करके रख चुके हो, तो अब लंबे समय तक इनको जेल में बंद करके रखना ठीक नहीं है, इसलिए इंटरिम बेल यहां पे दे दी गई है तीस्ता सेतलवाड़ को। ध्यान दीजिएगा 2 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी है। रेगुलर बेल का डिसीजन गुजरात की हाई कोर्ट ही लेगी। तो गुजरात की हाई कोर्ट जब तक इनकी रेगुलर बेल पे डिसीजन नहीं लेती तब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित साहब जो लेड 3 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उसने ये बोल दिया कि ठीक है भाई तीस्ता सेतलवाड़ को पेंडिंग रेगुलर बेल डिसीजन बाय गुजरात हाई कोर्ट हम इंटरिम बेल देते हैं। क्योंकि 2 महीने से ज्यादा हो चुका है ओवरऑल ये इनके अरेस्ट हुए 7 दिन की कस्टडी तो दी जा सकती थी, लेकिन 2 महीने ज्यादा हो चुका है, तो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता रेगुलर बेल का तब तक इनको हम इंटरिम बेल देते हैं। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशंस इम्पोज्ड बाय गुजरात हाई कोर्ट। चूंकि गुजरात हाई कोर्ट के पास इनकी रेगुलर बेल पिटीशन पेंडिंग है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि हम सिर्फ इंटरिम बेल दे रहे हैं, ये बेल जिस कंडीशन पे दी जाएगी वो गुजरात हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो इनका पासपोर्ट वगैरह आप कह लो कोर्ट के पास सबमिट हो जाएगा, ये देश छोड़ के नहीं जा सकती, ये किसी पर्टिकुलर इलाके को छोड़ के नहीं जा सकती, अगर इनको शहर छोड़ना है, कंट्री छोड़नी है तो प्रॉपर तरीके से जुडिशरी से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट टू कंडीशंस इनके ऊपर गुजरात हाई कोर्ट इंपोज करेगा। रीजन भी उनके पास बेल पिटीशन पेंडिंग है। अगर रेगुलर बेल पिटीशन डिसाइड कर देता है वेल एंड गुड, लेकिन अभी के लिए इंटरिम बेल तो यहां पे प्रोवाइड कर दी गई है किसके द्वारा, आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब जब सुप्रीम कोर्ट में इनकी बेल पिटीशन के ऊपर बहस चल रही थी तो काफी मिलॉर्ड हो रहा था। इनफैक्ट अगर आप देखो तो जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता साहब वो सरकार की तरफ से थे, और ओवरऑल कपिल सिब्बल साहब यहाँ पे तीस्ता सेतलवाड़ की तरफ से थे। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने बोला कि भाई तीस्ता सेतलवाड़ की बेल के लिए पूरे गुजरात में एक भी आदमी सिक्योरिटी देने को तैयार नहीं है। तो उसको पलट के कपिल सिब्बल बोल रहे हैं कि गुजरात के अंदर आप सोचो एक भी आदमी बेल नहीं दे रहा, मतलब किस हद तक गुजरात के लोग बायस्ड हैं। तो इस प्रकार से बहस होने लगी 2 लॉयर्स के बीच में, एडवोकेट्स के बीच में। चीफ जस्टिस यूयू ललित साहब ने दोनों को चुप करवाया, बोला कि भैया देखो हम फैक्ट्स ऑफ द केस पे ही बात करेंगे, तुम लोग आपस में लड़ते रहो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बस यहां पे इंटरिम बेल दी। इंटरिम बेल मतलब जब तक गुजरात हाई कोर्ट रेगुलर बेल पे डिसीजन नहीं देता तब तक तीस्ता सेतलवाड़ जेल में नहीं रहेंगी, इनको इंटरिम बेल दे दी गई है। अगर कल की डेट में गुजरात हाई कोर्ट रेगुलर बेल रिजेक्ट करता है, उस केस में तीस्ता सेतलवाड़ सुप्रीम कोर्ट के पास आके रेगुलर बेल के लिए पिटीशन डाल सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी डिटेल्स ऑफ द फैक्ट्स में बहुत ज्यादा नहीं घुसे हैं, सिर्फ ये बोला है कि भाई 2 महीने से ज्यादा जेल में बंद है, पेंडिंग रेगुलर बेल, इनको हम इंटरिम बेल दे रहे हैं। सेतलवाड़ यहां पे इतनी फेमस क्यों है? तो भाई जाकिया जाफरी के लिए, जाकिया जाफरी अभी 85 साल की, इनके हस्बैंड एहसान जाफरी की मृत्यु हो गई थी 2002 में जब गुजरात राइट्स हुए थे। फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे आपके एहसान जाफरी साहब, जिन मुस्लिम्स के खिलाफ भी शायद अत्याचार हुआ था उनको इन्होंने पनाह दी थी, तो ओवरऑल इनको टारगेट किया गया, मॉब ने इनको मार दिया, ऐसा बोला जाता है। अब मॉब वायलेंस में यह बोला गया कि उस समय पे जो गुजरात के ऑफिशियल्स थे और पॉलिटिशियंस थे उन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से वायलेंस करवाया।
इसके लिए एक प्रॉपर कमेटी भी बनी। कमेटी ने बोला कि ऑर्गेनाइज तरीके से वायलेंस नहीं हुआ, लेकिन उस बात को बार बार खोद रही थी तीस्ता सेतलवाड़, आरबी श्री कुमार और संजीव भट्ट। इसी कंटेक्स्ट में लेके जब सेतलवाड़ की फाइनल पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने जून में रिजेक्ट किया, उसके बाद तुरंत सेतलवाड़ को फैब्रिकेशन के लिए अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद इनको यहाँ पे बेल नहीं मिल रही थी, बेल दे दी गई है। हाँ, इसका एक एडिटोरियल में भी आर्टिकल है, वो भी आगे डिस्कस करूंगा। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग। देखिए, क्वाड मतलब इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनकी सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग होगी। सीनियर ऑफिशियल मतलब समझ रहे हो ना, सीनियर ब्यूरोक्रेट, सचिव लेवल के, सेक्रेटरी लेवल के लोगों की, मतलब प्राइम मिनिस्टर या फिर डिफेंस मिनिस्टर ये सब नहीं मिल रहा है, सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग हो रही है। ठीक है भाई, तो ओवरऑल कह सकते हो कि जब से चाइना ताइवान की टेंशन हुई तब से क्वाड की आप हाईएस्ट लेवल की मीटिंग है। ये जो मीटिंग होगी वो 5 से 6 सितंबर को होगी। ठीक है, तो इंडिया अपने इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, बेसिकली इंडो पैसिफिक में ही आते हैं यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, तो इंडो पैसिफिक पार्टनर्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली अभी एससीओ समिट होने वाली है उज्बेकिस्तान में मिड सितंबर में। तो इंडिया ये मीटिंग एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह कर रहा है, ताकि हम एससीओ में पाकिस्तान, रशिया और चाइना के साथ एंगेज करेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज को ये ना लगे कि एससीओ कंट्रीज के साथ इंडिया एंगेज कर रहा है तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ एंगेज नहीं करेगा। इसलिए हमने क्वाड की मीटिंग में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। फिर एससीओ समिट जो होने वाली है उसमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान के मेंबर्स होंगे। वहां पे भी प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे और सबसे इन पर्सन जाके मिलेंगे। अब इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो क्वाड की मीटिंग के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स एक इंडिया यूएस 2+2 इंटर सेशनल मीटिंग करेंगे। अब आप समझिए दोस्तों, एक तो होती है 2+2 मिनिस्टर्स मीटिंग, 2+2 डायलॉग। उसमें क्या होता है कि देश का फॉरेन मिनिस्टर और देश का डिफेंस मिनिस्टर मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया और जापान की 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग है। अभी आप देखो इसी महीने में अगले कुछ हफ्तों में 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग के लिए हमारे देश के आपके लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री जयशंकर साहब जाएंगे टोक्यो में, वहां के जापान के डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बातचीत करने के लिए। लेकिन एक होती इंटरसेशनल मीटिंग। इंटरसेशनल मीटिंग में जो आला दर्जे के ब्यूरोक्रेट्स हैं भारत सरकार में और बाकी देश की सरकारों में, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री में हो, उनको यहाँ पे डिप्यूट किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा इंटरसेशनल मीटिंग के लिए। इंटरसेशनल मीटिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर मीटिंग में देश के मंत्री और प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते। मंत्री और प्राइम मिनिस्टर को देश में बहुत सारे डोमेस्टिक काम भी होते हैं, तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को इन मीटिंग के लिए भेजा जाता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल के जो टॉक्स होते हैं ना, जो ग्राउंड लेवल की परेशानियां होती हैं, ट्रेड में जो ग्लिचेज आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो ग्लिचेज आ रहे हैं, उनको ग्राउंड लेवल की ब्यूरोक्रेट्स ही सॉल्व करते हैं। मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर तो बस फेस होते हैं, असल में काम पीछे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कर रहे हैं। फिर अगर आप देखो तो कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स जाएंगे बायलैटरल ट्रॉट्स के लिए 5 से 10 सितंबर के टाइम पीरियड में। उस समय पे ये 3rd इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी अटेंड करेंगे लॉस एंजलिस में। तो लॉस एंजलिस में 3rd इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, जिसको जो बाइडेन साहब ने बुलाया है, उसमें पीयूष गोयल साहब वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, ये बड़ा ही बिजी डिप्लोमेटिक कैलेंडर है, क्योंकि बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना जी, ये भी इंडिया की विजिट में आने वाली हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सारी मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे आप कह सकते हो शेड्यूल्ड है। क्वाड के साथ मीटिंग है, जापान के साथ मीटिंग है, बांग्लादेश की पीएम यहाँ पे आ रही हैं, फिर हमारे मिनिस्टर साहब यूएस टोक्यो वगैरह जा रहे हैं। तो एक प्रकार का डिप्लोमेटिक कैलेंडर काफ़ी सॉलिड चल रहा है। इन सारी मीटिंग्स में क्वाड इनिशिएटिव्स के बारे में बात होगी। 6 लीडर लेवल मीटिंग, देखिए कोविड-19 रिस्पांस, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, क्लाइमेट, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के रिस्पेक्ट में बात होगी। ऐसा बोला गया था कि क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के अंदर इंडिया बायोलॉजिकल ई का जो प्लांट है हैदराबाद में, वहाँ पे 1 बिलियन वैक्सीन बनाई जाएंगी और उसके लिए फंडिंग यूएस देगा, जापान देगा, ऑस्ट्रेलिया उसके लिए लॉजिस्टिक्स देगा। तो इस प्लान में भी बहुत धीमापन आ गया है, तो इस धीमेपन को कम करने के लिए ओवरऑल यहाँ पे डिस्कशन होगा। फिर एक और चीज़ है कि क्वाड का इंडिया ही बस एक ऐसा मेंबर है जिसने रशिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए, तो सकता है इसके लिए भी इंडिया को बोला जाए यहाँ पे। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अगला जीएस पेपर 3 डिफेंस, आईएनएस विक्रांत इज अ यूनिक रिफ्लेक्शन ऑफ इंडिया बिकमिंग सेल्फ रिलायंट सीएसपीएम। देखिए क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में और इंडियन ओशन में सिक्योरिटी कंसर्न्स को इग्नोर किया गया। इंडिया के लिए डिफेंस प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि जो आईएनएस विक्रांत है, जो इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है और अब तक का सबसे कॉम्प्लेक्स वॉरशिप है जो कि इंडिया ने बनाया है, इसको कमीशन किया गया है, इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ रहा है। ये एक प्रकार का सेल्फ रिलायंस है। देखिए समझिए, इस दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। चाइना हो गया, यूएस हो गया,
फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, इनके पास खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर, इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया। उसके बाद इंडिया एक ऐसा देश है जिसके पास 40,000 टन से भी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। 42,800 टन का डिस्प्लेसमेंट है आपका आईएनएस विक्रांत का। इसको बनाया गया है नेवी के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के द्वारा, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में इसको बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवे के अंदर आता है ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। इसके कमांडिंग ऑफिसर होंगे कैप्टन विद्याधर हरके। फिर मोदी जी ने यह भी बोला है कि हम इंडियन नेवी का बजट बना रहे हैं, आगे भी बढ़ाएंगे, किसी भी हाल में इंडिया को सेल्फ रिलायंट करना है। तो ये सब बातें, निशान जो था नेशनल एंथम के साथ होइस्ट किया गया ओवरऑल आपका आईएनएस विक्रांत के ऊपर। तो प्रॉपर तरीके से जो कमीशनिंग सेरेमनी होती है आईएनएस विक्रांत की, वो यहाँ पे हुई है। देखा जाए तो सबसे पहले जो कील थी शिप की वो ले डाउन की गई थी फरवरी 2009 में। अगस्त 2013 में पहली बार जो शिप था वाटर में लॉन्च हुआ। इसके बेसिन ट्रायल्स कंप्लीट हुए नवंबर 2020 में। जुलाई 2020 में सी ट्रायल्स कंप्लीट हुए 5 फेजेस में। जुलाई 2022 में इसको नेवी ने डिलीवरी रिलीज की। सितंबर 2022 में कमीशन हो गया। कमीशन मतलब ऑफिशियली वो नेवी की सर्विस में आ गया है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। इसके एविएशन ट्रायल्स बाकी हैं दोस्तों। इसके जो एविएशन ट्रायल्स हैं वो अभी नवंबर 2022 से शुरू होंगे और मिड 2023 तक चलेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि इस आईएनएस विक्रांत के ऊपर 30 एयरक्राफ्ट्स को डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसमें मिग 29 फाइटर जेट्स होंगे, कुछ कमोव 31 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट्स होंगे, फिर जो हमारे इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस हो गया, M60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जो कि हमने यूएस से खरीदे हैं, ये सब भी यहाँ पे होंगे। जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो जो टेक ऑफ करेंगे वो करेंगे शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी मेथड के थ्रू। इसके अंदर एक स्काई जंप है एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। जब एयरक्राफ्ट वापस लैंड करता है, देखिए ये जो है प्लेटफॉर्म, इससे वापस जब लैंड करेगा तो यहाँ पे कुछ अरेस्टर वायर्स होती हैं। अरेस्टर वायर्स एक लैंडेड एयरक्राफ्ट की स्पीड को धीमा कर देती हैं ताकि लैंड करने के बाद उस एयरक्राफ्ट को रोका जा सके। तो ये सब चीज़ है। 42,800 डिस्प्लेसमेंट है इसका, 42,800 टन, जो कि काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है। हाइट इसकी है 61.6 मीटर्स, वेट 61.6 मीटर्स है आपका। लेंथ है इसकी 262.5 मीटर्स, 2 फुटबॉल फील्ड्स के साइज से भी बड़ा है ये। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं। जीएस पेपर 2 एग्रीकल्चर पैडी कल्टीवेशन सीज डिक्लाइन। वैसे आईएनएस विक्रांत के बारे में आज एडिटोरियल में भी एक आर्टिकल है। अब एडिटोरियल में भी करंट अफेयर्स की बातें होती है ना यार, तो ठीक है, एक बार करंट अफेयर्स में और एक बार एडिटोरियल में जब चीज़ें डिस्कस कर लें तो एक टॉपिक अमूमन करंट अफेयर्स और एडिटोरियल में 2 दिन तक आता रहता है, तो ठीक ठाक हम लोग कंसोलिडेटेड रिवीजन भी कर लेते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक का। जीएस पेपर 2 एग्रीकल्चर में अगर हम देखें पैडी कल्टीवेशन सीज डिक्लाइन, देखिए पैडी सोइंग में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पैडी सोइंग समझते हैं ना, पैडी की खेती लगाना, ठीक है ना। पहले तो पैडी की सैपलिंग्स तैयार की जाती हैं, उन सैपलिंग्स को फिर फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से चावल की खेती होती है। अब क्या है कि इस साल इरेटिक मॉनसून के चलते बहुत मतलब पिछले साल के कंपैरिजन कम इलाके में पैडी की खेती हुई है। लगभग 22.9 लाख हेक्टेयर कम इलाके में पैडी की खेती हुई। 2021 के कंपैरिजन में 2022 में 5.62% कम 5.62% कम इलाके में पैडी की मतलब चावल की खेती हुई है। अभी के लिए देखा जाए तो जो पैडी की खेती हो रही थी मतलब 2021 में जो हुई थी वो थी 406.89 लाख हेक्टेयर्स में। इस साल हुई है 383.99 लाख हेक्टेयर्स में। झारखंड की बात करिए तो झारखंड की में पैडी की खेती 9.8 लाख हेक्टेयर्स में कम हुई है। मध्य प्रदेश में 6.32 लाख हेक्टेयर्स में कम हुई है। वेस्ट बंगाल में 4.45 लाख हेक्टेयर्स में कम हुई है। छत्तीसगढ़ में 3.91 लाख हेक्टेयर्स में कम हुई है। उत्तर प्रदेश में 2.61 लाख हेक्टेयर्स में कम हुई है। बिहार में 2.18 लाख हेक्टेयर्स में कम हुई। तो मतलब ये वो स्टेट्स हैं जहां पे पैडी की खेती जितने इलाके में हो रही थी वो इलाका कम हुआ है। कुछ स्टेट्स हैं जहां बढ़ी भी है, जैसे तेलंगाना के अंदर 4.71 लाख हेक्टेयर्स इलाके में पैडी की खेती बढ़ी है। हरियाणा में 0.94 लाख हेक्टेयर्स के इलाके में पैडी की खेती बढ़ी है। नागालैंड में 0.78 लाख हेक्टेयर्स में बढ़ी। गुजरात में 0.55 लाख हेक्टेयर्स में बढ़ी है। समझ गया बात को। फिर भाई फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस का ये बोलना है कि इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है, सीड महंगी हो गई, फर्टिलाइजर्स महंगी हो गई, उसके चलते भी पैडी कल्टीवेशन कम हो रहा है। प्लस बारिश का कुछ पता नहीं है, वाटर में बारिश कम हो, मतलब एक तो मानसून सीजन्स बहुत इरेटिक है। प्लस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट उस लेवल पे प्रॉपर प्रेडिक्शंस नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी है, बट हमारे इंडिया में मानसून उतने प्रिडिक्टेबल नहीं है जितने प्रिडिक्टेबल यूएस या यूरोप जैसी कंट्रीज में।
मॉनसून प्रेडिक्ट हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स पे होता है। अरे इंडियन ओशन डाइपोल है, एल नीनो है, ला नीना है, इतने सारे इंटरनेशनल फिनोमिना के साथ हमारे देश का मॉनसून जुड़ा हुआ है कि हम बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से ये नहीं पता कर पाते हैं कि देश के कौन से हिस्से में कितनी बारिश होगी। तो उसके चलते भी यहाँ पे फार्मर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था और जो पैडी का कल्टीवेशन है वो कम इलाके में हुआ। फिर कुछ और क्रॉप्स की बात करते हैं। अगर दाल की बात करें, पल्सेस की बात करें, तो पल्सेस में भी एक मार्जिनल डिक्रीज देखने को मिला है। अगर आप देखें तो 2021 में 135.46 लाख हेक्टेयर्स में पल्सेस उगाई गई थी, 2022 में 129.55 लाख हेक्टेयर्स में उगाई गई है। मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स में देखा जाए तो पल्सेस के एरिया में इंक्रीज देखने को मिला है, 4.0 लाख हेक्टेयर्स इंक्रीज हुआ है पल्सेस के सोइंग का इलाका। उत्तर प्रदेश में 0.22 लाख हेक्टेयर्स, आसाम में 0.11 लाख हेक्टेयर्स, महाराष्ट्र में डिक्रीज देखा गया है 3.23 लाख हेक्टेयर्स का, तेलंगाना में 1.7 लाख हेक्टेयर्स का, झारखंड में 1.33 लाख हेक्टेयर्स का। तूर अरहर की बात की जाए तो तूर अरहर जो सबसे ज्यादा दाल खाई जाती है, ठीक है ना, मतलब मोस्ट फेमस दाल है ये, आप कह लो तूर अरहर की। सबसे ज़्यादा तो मैं खाता हूँ लेकिन ये काफ़ी कहते हैं एसिडिटी कॉज करती है। तो तूर अरहर कल्टीवेशन आप देखो 44.86 लाख हेक्टेयर्स में हुआ है, पिछले साल ये था 47.56 लाख हेक्टेयर्स में। उड़द दाल का जो कल्टीवेशन है वो पिछले साल 38.18 लाख हेक्टेयर्स था, 2022 में 36.62 लाख हेक्टेयर्स है। तो ये हमने बात की दाल की। ऑयल सीड्स की बात करें तो ऑयल सीड्स 2021 में प्लांट की गई थी 189.66 लाख हेक्टेयर्स में, इस साल प्लांट की गई है 188.51 लाख हेक्टेयर्स में, बस थोड़ा सा ही कम है। शुगर केन में इंक्रीज देखने को मिला है। शुगर केन 2021 में प्लांट किया गया था 54.7 लाख हेक्टेयर्स में, इस बार प्लांट किया गया 55.65 लाख हेक्टेयर्स में। कॉटन की बात करिए तो कॉटन 125.69 लाख हेक्टेयर्स में प्लांट किया गया था, पिछले साल ये था 117.68 लाख हेक्टेयर्स में। तो कॉटन की खेती का जो सोइंग का इलाका है वो बढ़ा है। ठीक है भाई, अगली न्यूज पे चलते हैं। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन में काम आएगा। अरुणाचल प्रदेश ऑयल एक्सप्लोरेशन फेयर कंपनसेशन विल बी गिवन, सेज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एश्योर किया है कि भाई अरुणाचल प्रदेश के अंदर पेट्रोलियम के रिजर्व्स को निकालने के लिए जो भी एक्सप्लोरेशन हो रहा है उसके लिए जिन लोगों को भी हटाया जा रहा है उनको प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन दिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ ग्रुप्स की एक कंप्लेन है कि उनको हटाया तो जा रहा है प्रोजेक्ट के इलाकों से बट कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है। एक ऐसी कंप्लेन फाइल की गई है चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। 20 जनवरी को एक कंप्लेन फाइल हुई है। ऐसा बोला गया है कि चकमा और देवरी कम्युनिटीज के जो लोग हैं मुद्दुका नाला और सोमपोई 2 विलेजेस में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के दियून सर्किल शांगलांग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वहां से चकमा और देवरी कम्युनिटीज के लोगों को हटाया जा रहा है ऑनशोर ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के लिए और उनको प्रॉपर पैसा भी नहीं दिया जा रहा। एक सवाल है आपसे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। फिर CDFI चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ मिलके यहाँ पे जिन लोगों को भी एविट कर रही है उनकी जमीन से, उनको प्रॉपर तरीके से कंपनसेशन नहीं दे रही है। जो कंपनसेशन उनको LARR 2013 के अंदर मिलना चाहिए, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अंदर मिलना चाहिए, वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से उनको मिल नहीं रहा है। ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है ना भाई? तो ये सब चीजें सेक्शन 3C ऑफ द LARR एक्ट को भी यहाँ पे उठाया जा रहा है। ये सेक्शन क्या बोलता है? इट पर्टेन्स टू अ फैमिली हुज लैंड और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और हुज मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज अमंग अदर्स। तो इस एक्ट के अंदर प्रॉपर कंपनसेशन देना जरूरी है। ठीक है ना भाई? तो ये प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिल रहा था, इसीलिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाके कंप्लेन फाइल की थी चकमा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने पूछा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने रिप्लाई दिया है कि भाई हम प्रॉपर तरीके से सब कुछ कर रहे हैं, हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि सबको सबका हक मिलेगा, प्रॉपर अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स भी जमा किए और इसके बेसिस पे NHRC ने 31 अगस्त को केस क्लोज कर दिया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये भाई LARR एक्ट क्या है? तो यहां पे हम बात करते हैं आपका राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट ऑफ 2013। ये भारतीय पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट का एक एक्ट है। इस एक्ट के अंदर लैंड एक्विजिशन किस प्रकार से होगा, किस प्रोसीजर्स और रूल्स के तहत यहाँ पे कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट दिया जाएगा, ये सब इस एक्ट के प्रोविजंस में लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से आप फेयर कंपनसेशन दोगे जिसका लैंड लिया गया उसके लिए, चाहे फैक्ट्री के लिए लिया गया हो, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए हो, किस प्रकार से उनको रिहेबिलिटेट करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में इस LARR एक्ट 2013 में दे रखा है।
आ जाते हैं अपने अगले आर्टिकल पे। जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट कंटिन्यू टू बी टारगेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, एमनेस्टी। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में न्यूज आपकी काम की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला है कि 60 इंस्टेंसेस रिकॉर्ड किए गए हैं जिसमें जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जो अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिवोक किया गया, उसके बाद से जर्नलिस्ट के ऊपर और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ है और 60 ऐसे केसेस क्रैकडाउन के सामने निकल के आए हैं। इस कंटेक्स्ट में एक रिपोर्ट निकल के आई, रिपोर्ट का नाम है वी आर बीइंग पनिश्ड बाय द लॉ 3 years सिंस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बोला है कि पिछले 3 सालों में सिविल सोसाइटी और मीडिया को जम्मू एंड कश्मीर में दबाया गया, डिसेंट को दबाया गया, ड्रैकोनियन लॉज इंप्लीमेंट किए गए, पुलिसिंग और अनलॉफुल प्रैक्टिसेस को यहां पे इंप्लीमेंट किया गया। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि भारत सरकार के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के रिवोकेशन के बाद बहुत से इल्जाम लगाए गए और एमनेस्टी इंटरनेशनल अब यहां पे सामने आके बोल रहा है कि ऐसा ऐसा हुआ है। कुछ नाम बताए गए जैसे फवाद शाह, आसिफ सुल्तान, सजाद गुल, इन सब को रिवॉल्विंग डोर अरेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ा। रिवॉल्विंग डोर अरेस्ट समझते हैं ना, कि एक इंसान को मान लो आपने एक एक्ट के अंदर अरेस्ट किया, उसने जैसे तैसे करके उस अरेस्ट से अपने आप को बेल दिलवाई, फिर उसको किसी दूसरे कानून के अंदर आपने अरेस्ट कर लिया, जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर अरेस्ट कर लिया। यहाँ तो बेल भी आसानी से नहीं मिलती। तो मतलब कुछ लोगों को रिवॉल्विंग डोर अरेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। मतलब एक जगह अरेस्ट हुए, जैसे तैसे वहां पे बेल ली, फिर दूसरी किसी क्राइम में अरेस्ट करवा दिया, मतलब उनके पीछे से पड़ गई है सरकार। ऐसा ये एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले बोल रहे हैं। इसमें 6 पीपल जिसमें जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एकेडमिक्स हैं, इनको देश से बाहर जाने से भी रोका गया है। तो ओवरऑल उनके पास रिक्विजिट ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है, बट उनको देश के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। बीच में एक फीमेल सोशल राइट एक्टिविस्ट थी, वो लंदन में किसी, देखिए क्या होता है ना, हमारे देश में कुछ ऐसे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं, इतने ज्यादा शाणे हैं कि वो देश के अंदर की बातों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बोलते हैं और वहां पे देश ह्यूमिलिएट होता है। आपको पूरी आजादी है कि आप सरकार के अगेंस्ट इंडिया के अंदर बोल सकते हैं। इंडिया के अंदर आप सरकार से अगर आपको किसी बात पे परेशानी है आप बोलिए, लेकिन आप इंडिया को ह्यूमिलिएट करने पहुंच जाओ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, वो कहां तक सही है यार। अभी आप देखो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर विदेश में थे, शायद थाईलैंड में थे, और वहां पे एक तमिलनाडु का इंडिविजुअल खड़े होकर बोल रहा है कि केंद्र की सरकार पैसा क्यों नहीं शेयर कर रही राज्य की सरकार के साथ। अरे यार ये कैसा वाहियात सवाल है। अरे भाई देश के अंदर की प्रॉब्लम है तो देश में डिस्कस करो ना। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बैठ के वहां पे बातचीत कर रहा है, तो इंटरनेशनल मुद्दों पर बातचीत होगी। तुम देश के डोमेस्टिक मुद्दों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे क्यों उठाते हो? तो इस प्रकार का जो हाइपर जर्नलिज्म होता है ये भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या है कि देश की इमेज खराब होती है, देश अंदर से कमजोर नजर आता है। देश के अंदर के लोग जाके देश के लीडर्स को बाहर, अगर आपको देश के लीडर्स को क्रिटिसाइज करना है तो इंडिया के अंदर रह के क्रिटिसाइज करिए, बाहर जाके क्यों कर रहे हैं? यार ये मेरा व्यू पॉइंट है, लेकिन इस बात से अलग अलग लोग अलग अलग वाक्य रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की 1300, मतलब इनकी हाईकोर्ट की वेबसाइट पे 1346 केसेस लिस्टेड है। ऐसा बताया गया कि 1 अगस्त 2022 को नंबर ऑफ जो रिट पिटीशन है वो 32% से बढ़ गई हैं अनलॉफुल डिटेंशन की। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी बोला है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के हिसाब से अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो केसेस रजिस्टर किए गए जम्मू एंड कश्मीर में वो 2019 से लेकर अब तक 12% बढ़ चुके हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट का भी यहाँ पे मिसयूज हो रहा है। तो इस प्रकार की बातें एमनेस्टी इंटरनेशनल यहाँ पे निकाल रहा है और इस रिपोर्ट के आधार पर दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस देश को क्रिटिसाइज करते घूमेंगे। बहुत बार हो सकता है कि पाकिस्तान, चाइना जैसी कंट्रीज भी इस प्रकार की रिपोर्ट के बेसिस पे इंडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। हेडक्वार्टर इसका यूनाइटेड किंगडम में है। इसके 10 मिलियन मेंबर्स बताए जाते हैं पूरी दुनिया भर में। ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में इसके सपोर्टर्स हैं। इसका मिशन क्या ऑर्गेनाइजेशन का? अ वर्ल्ड इन विच एवरी पर्सन एंजॉयज ऑल ऑफ द ह्यूमन राइट्स enshrined in the यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अदर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। मतलब दुनिया भर में जो भी ह्यूमन राइट्स के राइट्स हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उस हिसाब से लोग अपने ह्यूमन राइट्स को इन्वॉल्व करें। यह बना कब था? इसको लॉयर पीटर बेनेंसन द्वारा बनाया गया था। कब? लंदन में 1961 में। एक्चुअली में क्या था, एक लॉयर थे पीटर बेनेंसन, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था द फॉरगॉटन प्रिजनर्स, ऑब्जर्वर में पब्लिश किया था 28 मई 1961 को। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल बनाया गया था लंदन में 1961। चलिए अगली न्यूज। G7 एग्रीज टू इंप्लीमेंट प्राइस कैप ऑन रशियन ऑयल। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में काम की न्यूज है। देखिए 7 एडवांस इकोनॉमीज G7 का ग्रुप है, इसने यहां पे प्लान किया है कि एक प्राइस कैप इंपोज करेंगे ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर।
खासकर उन ऑयल एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल रशिया से एक्सपोर्ट हो रहा है। देखिए क्या है, G7 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे प्लान बनाया कि जैसे तैसे करके रशिया से जो तेल एक्सपोर्ट हो रहा है इसको हम कम करेंगे। लेकिन अगर यूरोप और यूएसए रशिया के तेल को नहीं खरीद रहा तो उसका मतलब ये तो है ना कि बाकी कंट्रीज नहीं खरीदेंगी। इंडिया खरीदेगा, चाइना खरीदेगा, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज खरीदेंगी। तो इस कंटेक्स्ट में इंटरनेशनल मार्केट में भी जब तेल बिके रशिया का तो एक लिमिट से ज्यादा दामों पे ना बिक पाए, एक कट ऑफ प्राइस यहां पे डिसाइड करने का प्लान बनाया है G7 कंट्रीज ने। क्या होता है कि इन ऑयल की जो ट्रांजैक्शंस होती है ना वो इंटरनेशनल मार्केट्स में होती है। लंदन एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, तो लंदन से ये जो ओवरऑल ऑयल एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं यहाँ पे इनका इंश्योरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ईरान से ऑयल निकला और उसको जाना है आपका इंडोनेशिया में। अब हो सकता है कि इस वेसल का रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऑयल लीकेज हो जाए, तो इस प्रकार के कंसाइनमेंट्स का इंश्योरेंस भी होता है और इंश्योरेंस के लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है लंदन। तो इन इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ओवरऑल जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है ऑयल की बिक्री के, खासकर वो आपके लो ट्रांजैक्शंस जिसमें रशिया ऑयल एक्सपोर्टर है, वहां पे एक कह लो ऑयल के ऊपर हायर प्राइस कैप लगा दिया जाएगा, एक अपर प्राइस लिमिट लगा दी जाएगी। मतलब उससे ज्यादा अगर आप तेल बेचोगे तो अलाउड नहीं है, उस मैकेनिज्म को अलाउ नहीं किया जाएगा। मतलब इंटरनेशनल मार्केट में यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज तो कोशिश कर ही नहीं कि वो रशिया से तेल ना खरीदें, एक ऐसा एग्रीमेंट लाने की कोशिश कर रही जिससे रशिया का तेल एक लिमिट से ज्यादा दाम पे नहीं बिक पाएगा। अब इस प्रकार के एग्रीमेंट में एक प्रॉब्लम है, क्या ये कंडीशन सिर्फ रशिया पे इंपोज होगी? अभी तो ऐसा लग रहा है कि रशिया पे इंपोज होगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज पे अगर आपने ये कंडीशन इंपोज कर दी तो सऊदी अरेबिया की यूएस के साथ बनेगी नहीं। दूसरा, रशिया के ऊपर अगर आप ये कंडीशन इंपोज कर रहे हो तो आपको सपोर्ट करना चाहिए चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज, और चाइना इंडिया तो भैया दबा के खरीद रहे हैं तेल रशिया से। तो G7 मिल के यहाँ पे इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट ग्राउंड लेवल पे साइन करा पाएगा नहीं करा पाएगा, इस बात को लेके एक बड़ा डाउट है। अब ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो पाता है या नहीं हो पाता। आगे बात करते हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन सी क्यूकम्बर फार्म स्पार्क्स कंसर्न्स अमंग नॉर्दर्न श्रीलंकन फिशरमैन। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। तो भाई क्या है कि एक चाइनीज फर्म जाफना पेनिनसुला के पास एक पुंगू दुतुवु नाम का आइलैंड है नॉर्दर्न श्रीलंका में, वहां पे एक सी क्यूकम्बर के फॉर्म में इन्वेस्ट करने वाली। सी क्यूकम्बर क्या होता है पहले तो आप ये समझ लो, ठीक है ना। ये आपको सी क्यूकम्बर दिख रहा है, ये एक मैरीन इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि सी फ्लोर पे रहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। एक फैट क्यूकम्बर की तरह दिखते हैं, ऑब्लॉन्ग टाइप का इनका शेप होता है इस तरीके का। दुनिया भर में 1250 स्पीशीज पाई जाती हैं क्यूकम्बर की, सब टैक्सोनोमिक क्लॉस होलोथ्यूरिया को बिलोंग करती हैं। ये जो क्लास है वो आती है एचिनोडर्मेटा फाइलम के अंदर, ठीक है ना भाई। ओशन हैबिटेट्स के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इन सी क्यूकम्बर्स का होना जरूरी है। आईयूसीएन रेड लिस्ट में भी कुछ सी क्यूकम्बर्स आते हैं, जैसे ब्राउन सी क्यूकम्बर ये इंडेंजर्ड लिस्ट में आता है, ठीक है ना। ब्लू सी क्यूकम्बर ये डाटा डेफिशिएंट रेंज में आता है, ठीक है ना। ब्लैक स्पॉटेड सी क्यूकम्बर ये लीस्ट कंसर्न लिस्ट में आता है। अब ये जो सी क्यूकम्बर्स है ना दोस्तों, श्रीलंका में लोग इनको ज्यादा खाते नहीं है, बट चाइना में दबा के खाए जाते हैं। चाइना वाले तो कुछ भी खाते हैं, आपको पता है। तो सी क्यूकम्बर्स का एक्सपोर्ट बहुत हद तक होता है, और नॉर्दर्न जाफना में रहने वाले जो लोग हैं ना वो अपनी कह लो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के थ्रू इन सी क्यूकम्बर्स की खेती करते हैं, ठीक है ना। इन सी क्यूकम्बर्स फार्म्स को बनाया गया और इन फार्म से जो भी सी क्यूकम्बर पैदा होता है इसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब यहां पे जो जाफना फिशरीज फेडरेशन के जो हेड है अनालिंगम अनारासा, इनका ये बोलना है कि इसी सी क्यूकम्बर की खेती के लिए कोई कंपनी आ जाए चाइना की, यहां पे हम ये नहीं चाहते। अब श्रीलंका की सरकार का क्या टारगेट है? श्रीलंका की सरकार बड़े स्केल पे, कॉमर्शियल स्केल पे एक्वा कल्चर को पुश देना चाहती है। अब एक्वा कल्चर में इस प्रकार की फिश, सी क्यूकम्बर्स वगैरह उगाए जाएंगे, ठीक है भाई। अब यहां पे ये जो जाफना फिशरीज फेडरेशन के लोग हैं, इनका ये बोलना है कि भाई एक तो तमिलनाडु इंडियन साइड से जो फार्मर्स आते हैं वो बॉटम सी ट्रॉलिंग करते हैं, उसके चलते हमारा लाइवलीहुड अफेक्ट हो रहा है। हम तो कंजर्वेटिव तरीके से खेती मतलब फिशिंग करते हैं, तो हमारा फिश कैच कम है। अब ऊपर से चाइना की एक कंपनी को तुम यहाँ पे कॉमर्शियल बेस पे ये फार्मिंग की परमिशन दे दोगे सी क्यूकम्बर की, तो हमारे फिशरमैन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। उसका देखिए बहुत से रीजंस है। चाइना का एक प्रोजेक्ट है किलिनोची डिस्ट्रिक्ट में, ये भी नॉर्दर्न श्रीलंका में आता है। यहां पे जब इस प्रोजेक्ट पे चाइना को परमिशन मिली तो जिस पर्टिकुलर इलाके में चाइनीज प्रेजेंस थी वहां के लैंड को इन्होंने वर्चुअली सेग्रीगेट कर दिया। मतलब जिस इलाके पे प्रोजेक्ट चला रहे थे चाइनीज कंपनी वाले, उन्होंने आसपास के फार्मर मैन को बोल दिया कि तुम इन पानियों में नहीं आ सकते।
मतलब चाइना वाले जब कहीं प्रोजेक्ट चलाते हैं ना, तो उस इलाके को बिल्कुल भर लेते हैं, दबा लेते हैं, दबोच लेते हैं, बोलते हैं कि अब तो ये हमारा, तुम निकलो यहां से। तो इसी कंटेक्स्ट में जो लोकल ये श्रीलंकन लोग हैं वो चाहती ही नहीं कि कोई चाइनीज फर्म यहां पे आए। हालांकि मैं बता दूं कि ये जो सी क्यूकम्बर की फार्मिंग है, इसकी इनफॉर्मल रिपोर्ट्स बाहर निकल के आई हैं। अभी तक कोई फॉर्मल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, लेकिन फॉर्मल एग्रीमेंट साइन कराने की पूरी कोशिश कर रहा है श्रीलंका। समझिए, 2021 में श्रीलंका ने एक्सपोर्ट किया 336 टन ऑफ सी क्यूकम्बर टू चाइना, सिंगापुर एंड हांगकांग। तो चाइना, सिंगापुर, हांगकांग में 336 टन सी क्यूकम्बर एक्सपोर्ट किया श्रीलंका में। श्रीलंका के पास सी क्यूकम्बर के एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है। श्रीलंका में ज्यादा खाया नहीं जाता और ये बहुत जबरदस्त डेलिकेसी है चाइना, साउथ ईस्ट एशिया में। चाइना, थाईलैंड, म्यांमार, यहां पे लोग दबा के सी क्यूकम्बर्स खाते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो 5000 एकड़ का इलाका जाफना, मन्नार, किलिनौची और बातिलोकोवा डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका, यहां पे श्रीलंका की कैबिनेट बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल कॉमर्शियल सी क्यूकम्बर करना चाहती है फार्मिंग। तो इससे क्या होगा कि जो भी सी क्यूकम्बर्स पैदा होंगे वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होंगे और इससे श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू आएगा। और जो कि अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई है, तो श्रीलंका हर तरीके से अपने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को बढ़ाना चाहेगा। और इसीलिए देखिए, जो फिशरीज मिनिस्टर हैं डॉगलस देवानंदा, जो कि जाफना डिस्ट्रिक्ट को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी यहां पे बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हम ये प्रोजेक्ट चाहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट हो। लेकिन लोकल फार्मर्स का बोलना है कि कॉमर्शियल बेसिस पे फार्मिंग होने लगी तो हम तो जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, हमें तो यहां से उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। एक और बात है, यहां पे श्रीलंका की आला मिनिस्टर्स का यह बोलना है कि इस प्रकार की फार्मिंग के लिए हम इंडिया को बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं कि आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमारे यहां पे चलाओ, बट इंडिया की तरफ से हमें कोई रिस्पांस आया नहीं है। फाइनली हमें चाइना की तरफ से कुछ रिस्पांस आता नजर आ रहा है, तो हम ओवरऑल यहां पे इस प्रोजेक्ट को अलाउ कर रहे हैं। हालांकि श्रीलंका ने यह भी बोला है कि हम इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखेंगे। आप समझिए, ये जो पुंगू दुतुवु आइलैंड है ना, जो फार्म है ना, ये नैनातीवु आइलैंड के पास है। और नैनातीवु आइलैंड वो 3 आइलैंड से जहां पे श्रीलंका को एक रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अवार्ड किया था, जहां पे चाइना को रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अलॉट किए गए थे। श्रीलंका ने 3 आइलैंड्स पे, जो कि नॉर्दर्न जाफना के बहुत पास हैं, चाइना को प्रोजेक्ट्स दिए थे रेन्यूएबल एनर्जी के। इंडिया ने अपोजिशन दिखाया, इंडिया ने बोला कि ठीक है हम बना देंगे प्रोजेक्ट, चाइना से प्रोजेक्ट ले लिए गए। लेकिन चाइना किसी दूसरे प्रोजेक्ट में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब हर डेवलपमेंट में थोड़ी ना इंडिया घुस जाएगा जाके, यार सी क्यूकम्बर का डेवलपमेंट इंडिया को नहीं करना है, तो बोल दिया हमें नहीं करना है, तो अब चाइना वाले वहां पे घुस रहे हैं। तो सिक्योरिटी एलिमेंट यहां पे इंडिया वाला भी जो फैक्टर है वो भी यहां पे उठेगा। हालांकि अभी तक मिस्टर देवानंदा जो मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है कि हम किसी के साथ फाइनलाइज हमने नहीं किया एग्रीमेंट, हम एक चाइनीज फर्म के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब ओवरऑल अगर आप देखो तो चाइनीज एम्बेसी से पूछा गया, चाइनीज एम्बेसी ने बोला कि भाई चाइना सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है, चाइना की कोई प्राइवेट कंपनी बातचीत कर रही हो तो बात अलग है। फिर ये चाइना की एम्बेसी वाले अपनी तारीफ करने लगे। इन्होंने बोला कि जाफना में अरियालाई नाम की विलेज में एक चाइनीज फर्म और श्रीलंका का जॉइंट वेंचर हुआ था, इससे 1000 जॉब्स क्रिएट हुई, 5 लाख सी क्यूकम्बर सीडलिंग्स पैदा हुई फार्मर्स के लिए, $1 मिलियन की फार्मर्स की कमाई हुई। तो चाइना वाले अपनी यहाँ पे तारीफ भखानने लगे। तो कुल मिला के इस प्रकार के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट्स इंडियन गवर्नमेंट के लिए हेडेक होंगे, क्योंकि जाफना के पास के फार्म्स और आइलैंड्स में चाइनीज प्रेजेंस अगर होती है देन इट इज कंसर्निंग फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब यह है कि चाइनीज बहुत पास आ रहे हैं इंडियन मेनलैंड के। अब आ जाते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। एडिटोरियल डिस्कशन के पहले आर्टिकल, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। दोस्तों, अगर अब तक लाइक का बटन वीडियो पे नहीं दबाया है, बिल्कुल दबाइए। राकेश सूद साहब का ये आर्टिकल है। अभी क्या है, कुछ दिन पहले भी हमने करंट अफेयर्स में बात की थी, 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस हुई ऑन द पार्टीज टू द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये कंक्लूड हुई न्यूयॉर्क में लास्ट वीक में। 52 साल हो चुके हैं इस ट्रीटी को, ठीक है ना। ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर में कॉर्नरस्टोन माना जाता है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए इस ट्रीटी को बनाया गया था। वैसे तो जो 10वां रिव्यू कॉन्फ्रेंस था ये होना था 2020 में, जो आप कह लो 50वां साल है, चूंकि 1970 में बना था आप कह लो ये एनपीटी। लेकिन ये 10वां रिव्यू कॉन्फ्रेंस 2020 में नहीं हो पाया फॉर ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोविड। तो थोड़ा डिले हुआ, 2022 में हुआ। 2022 में ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कुछ अच्छा होगा, 4 वीक का डिबेट डिस्कशन हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, 2020 में हो गया रशिया यूक्रेन वॉर, और उसके चलते पूरा 10th रिव्यू कॉन्फ्रेंस बर्बाद हो गया। रिव्यू कॉन्फ्रेंसेस की बात की जाए तो 1970 में एनपीटी आया था। 10 रिव्यू कॉन्फ्रेंस टोटल अब तक हो चुकी हैं, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2022। इसमें से 4 रिव्यू कॉन्फ्रेंस 1980, 1990, 2000 और 2010
इसमें कुछ ना कुछ कंसेंसस बना था, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आई थी। सबसे क्रिटिकल बताया जाता है 1995 का रिव्यू कॉन्फ्रेंस, जिसमें आप कह लो एनपीटी मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को परपेचुइटी तक एक्सटेंड करने की बात की गई थी, लेकिन बाद में ये फेल हो गया था। अब देखिए आज की डेट में 2022 में एनपीटी का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि समझिए पहले क्या होता था कि एनपीटी के अंदर यूएस, यूके और यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर ऑस्ट्रेलिया था, रशिया है, ये तीनों का एक ही स्टैंड हुआ करता था। लेकिन अब यूएस, यूके एक तरफ हो चुका है और रशिया साइड हो चुका है। अब इनकी आपस में नहीं बन रही। एनपीटी के रिजीम के अंदर यूएस, यूके और रशिया ये तीनों एक तरीके से सोचते थे। तो जब बैरक ओबामा ने कॉल दी कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स को कम करो, तो तीनों ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया, खासकर यूएसए और रशिया ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। लेकिन अब आपको लगता है क्या कि यूएस और रशिया किसी भी ऐसे डिसीजन पे एक दूसरे के साथ एंगेज कर पाएंगे? खासकर इस यूक्रेन क्राइसिस के बाद चांसेस बहुत कम हो गए। और यूक्रेन क्राइसिस में ये जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि पहले यूक्रेन में था, इसको रशिया ने कब्जा लिया, इसकी सिक्योरिटी को लेके यूएस ने एनपीटी के अंदर सवाल उठा दिया और रशिया ने ओवरऑल एनपीटी पे जितना कंसीलिएशन, जितना कोऑर्डिनेशन हुआ था, सबको रिजेक्ट कर दिया। एनपीटी का रिकोजिशन शुरू हुआ था 1960 में। 3 ऑब्जेक्टिव्स थे इसके। पहला तो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो P5 कंट्रीज हैं, यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, सिर्फ इनके पास ही न्यूक्लियर वेपन्स रहे, इनसे आगे ना जाए न्यूक्लियर वेपन्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि भाई निगोशिएटेड रिडक्शन होना चाहिए न्यूक्लियर आर्सेनल्स का। धीरे धीरे करके जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं 5 कंट्रीज के पास, ये आपस में निगोशिएट करें और अपने न्यूक्लियर आर्म्स को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करें और धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया भर से खत्म होने जाने चाहिए। तीसरा, शेयरिंग बेनिफिट्स ऑफ पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जहां पे भी न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो पीसफुली होना चाहिए। मेडिकल पर्पसेज में कर रहे हैं, किसी साइंटिफिक रिसर्च में कर रहे हैं, तो पीसफुल तरीके से आप यूज करिए। अब बात यह है कि जो पहली डिमांड थी कि 5 कंट्रीज के अलावा किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रहने चाहिए, इस बात पे तो ये 5 कंट्रीज रेडी हो गई। क्योंकि देखिए, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया, अगर किसी के पास कोई ताकत है तो वो उस ताकत को छोड़ना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई आईएएस और आईपीएस है, ठीक है ना, उसने रिजर्वेशन का फायदा लेके वो आईएएस आईपीएस बना। अब उसके बच्चे के पास भी रिजर्वेशन है, टेक्निकली उसको बेनिफिट लेना नहीं चाहिए, बट ताकत है तो हम क्यों छोड़ें? ठीक है ना। तो ये बस मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है ना, इससे भावुक मत होइएगा। तो क्या है कि अभी किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है तो उसके पास एक ताकत है, ठीक है ना। अब वो ताकत है तो वो उस ताकत को छोड़ना नहीं चाहता। तो 5 कंट्रीज ने बोला कि हाँ भाई, हम पहले ऑब्जेक्टिव से तो बिल्कुल रेडी हैं कि हाँ भाई हमारे पास देखो न्यूक्लियर वेपन है, तो अब किसी और के पास नहीं आने चाहिए न्यूक्लियर वेपन। लेकिन जो बाकी 2 ऑब्जेक्टिव्स है ना, कि न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी का पीसफुल एप्लीकेशन करो, निगोशिएट करके न्यूक्लियर आर्सेनल्स को कम करो, इस पर कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप देखो तो 1980s तक, अच्छा ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव किया है। 1980s तक ऐसा एप्रीहेंशन था कि 25 न्यूक्लियर पावर्स होंगी दुनिया में, लेकिन पिछले 50 सालों में P5 के बाद केवल कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं, 4 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर पाएंगी: इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए थे, लेकिन इनके अपार्थीड रिजाइम ने वो डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो सोचते होंगे, उनकी रिजाइम सोचती होगी कहाँ ही डिस्ट्रॉय कर दिए, क्योंकि जो P5 कंट्रीज है ना वो अपने वेपन्स बढ़ा रही है। खासकर चाइना जैसी जो कंट्रीज है ना वो अपने वेपन्स बढ़ा रही है। पहले इन्होंने कम किए। अगर आप देखो तो यूएसएसआर, रशिया और यूएस के पास कलेक्टिवली बहुत ज्यादा वेपन्स थे। 1980s में इनके पास 65,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे। 1,000 न्यूक्लियर वेपन पूरी दुनिया उड़ा सकते हैं। 65,000 न्यूक्लियर वेपन्स अकेले यूएस और यूएसएसआर के पास थे। लेकिन अगर आप देखो तो आज की डेट में 12,000 है रशिया, यूएसए के पास। तो नो डाउट कहीं ना कहीं ओवरऑल अमाउंट ऑफ वेपन्स को इन कंट्रीज ने कम किया है। शुरुआत में निगोशिएटेड रिडक्शन हुआ है, लेकिन अब उस निगोशिएटेड रिडक्शन के होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। बात यह है कि 1972 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी को 2002 में यूएस ने छोड़ दिया। इसने बोला कि हम मिसाइल कम डेवलप कर पा रहे हैं इस ट्रीटी के चलते, तो हम आगे अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर इस ट्रीटी के हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे रहे। 2019 में यूएसए ने रशिया को बताया कि हम 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इन सब ट्रीटीज को छोड़ने के चलते यूएस ने बोला कि रशिया क्लैंडस्टीन तरीके से अपने मिसाइल को डेवलप कर रहा है, चाइना छुपके से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बढ़ा रहा है। तो अगर हम न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कंप्लीट करेंगे तो चाइना हमारे साथ एक एग्रीमेंट में आए। चाइना ने एग्रीमेंट में आने से मना कर दिया। अभी के लिए रशिया यूएस के बीच में बस एक ट्रीटी बची है, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जिसने ये बोला है कि ऑपरेशनल स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन 700 लॉन्चर और 1550 वॉरहेड्स हो सकते हैं। ये भी 2036 में एक्सपायर हो जाएगी।
इस ट्रीटी को भी कहीं यूएस रशिया छोड़ ना दे, क्योंकि हालात खराब चल रहे हैं। उस बीच में चाइना अपने वेपन बनाया जा रहा है। अभी ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस हुई, अभी ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस के बीच में अगर यूएस चाइना से बोलेगा न्यूक्लियर वेपन कम करो, तो चाइना क्या कम करेगा? ऑब्वियस सी बात है, कम नहीं करेगा। चाइना का तो टारगेट ये होगा कि और न्यूक्लियर वेपन बनाओ। तो अभी जो 10th रिव्यू हुआ है, इस 10th रिव्यू में बस 1985 के रीगन और गॉर्बाचेव के डिक्लेरेशन को असर्ट किया गया। ये बोला गया कि ठीक है भाई, एक न्यूक्लियर वॉर को जीता नहीं जा सकता तो लड़ो मत, लेकिन उसके अलावा यहां पे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डेवलप कर रहा है। अभी के लिए चाइना के पास 350 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 2030 तक चाइना के पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। तो अगर चाइना की न्यूक्लियर पॉलिसी क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट की है, नो फर्स्ट यूज की है, तो 350 से 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड चाइना अपने क्यों कर रहा है? और अगर चाइना अपने न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ा रहा है तो इंडिया को भी बढ़ानी चाहिए। बहुत सिंपल लॉजिक है। तो हम अपने कम क्यों रखें? हम ऑब्वियस सी बात है बहुत डिसएडवांटेज पे आ जाएंगे कल की डेट में चाइना के साथ हमारा फुल फ्लेज्ड बैटल हो जाता है तो। क्योंकि समझिए, अगर बैटल हो रहा है और चाइना के पास कैपेबिलिटी है कि वो पूरे इंडिया पे लॉन्च कर सके, और इंडिया के पास कैपेबिलिटी कि चाइना के छोटे से हिस्से पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स लॉन्च हो सके, तो चाइना एडवांटेज में चला जाएगा। तो हम इतना सा भी एडवांटेज क्यों दें किसी और कंट्री को? तो इसी कंटेक्स्ट में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आज की डेट में उतना इफेक्टिव रह नहीं गया है। समझ गए? इसकी इफेक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई थी 1970 में, जब केवल 2 ताकतें थी, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ यूएसएसआर। आज की डेट में दुनिया में 10 ताकत आ गई हैं। यूके अलग ताकत है, इंडिया कोई छोटी ताकत नहीं है, चाइना बड़ी ताकत है, फ्रांस अलग बोल रहा है, आपका यूएस अलग बोल रहा है, रशिया अलग बोल रहा है। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर एनपीटी उतनी रेलेवेंट नजर नहीं आ रही है। समझ गए ना? और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि जो न्यूक्लियर हैव नॉट्स हैं, हैव नॉट्स मतलब वो कंट्रीज जिनके पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, ये कब तक बोलते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स मत रखो? समझिए, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट बैन ट्रीटी 2017 में आई। जनवरी 2021 में 86 कंट्रीज ने साइन किया। ये 86 कंट्रीज हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स वाली कंट्रीज को याद दिलाते रहती हैं कि अपने खोखले प्रॉमिस याद रखो, तुमने बोला था तुम वेपन कम करोगे। अभी ये वेपन रखने वाली कंट्री अगर अपने न्यूक्लियर वेपन कम नहीं करेंगी, बढ़ाएंगी, तो एक समय पे ये बैन ट्रीटी फॉलो करने वाले जो सिग्नेटरीज हैं वो भी सोचेंगे कि यार हमें तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये तो अपने न्यूक्लियर वेपन बढ़ा रहे हैं, हमें करने नहीं दे रहे, तो हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाते हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि सब न्यूक्लियर वेपन ही बना रहे होंगे। तो उस चीज को यहां पे अवॉइड करने की जरूरत है। ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताया गया। अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे वैसे ये आर्टिकल लिखा है आर.के. विज साहब ने, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं छत्तीसगढ़ में। इनका ये बोलना है कि भैया साइबर क्राइम के केसेस पिछले 5 सालों में इंडिया के अंदर दबा के बढ़े हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से 2016 में 12,317 केसेस थे साइबर क्राइम के, लेकिन 2020 में रजिस्टर हुए 50,035 केसेस। 2020 की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, सब घर के अंदर बैठे थे, सब इंटरनेट पे लगे थे, तो ऑब्वियस सी बात है साइबर क्राइम के केसेस तो बढ़ेंगे ही। धीरे धीरे इंडिया के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्फोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी भी बढ़ानी है, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग ऑनलाइन जाएंगे उतने ज़्यादा साइबर क्राइम्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, अब इस कंटेक्स्ट में साइबर क्राइम को हैंडल करने के लिए प्रॉपर नियम कानून है। अब मान लीजिए कोई साइबर क्राइम हुआ, जैसे कि इंडियन पीनल कोड के जब सेक्शंस लगते हैं, तो जब सेक्शंस में मान लो कोर्ट में कोई केस चल रहा है, उस केस में एविडेंस क्या माना जाएगा, इसके लिए एविडेंस एक्ट में चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है भाई, अभी इसी एविडेंस एक्ट में साइबर क्राइम के केसेस में क्या सही क्या गलत माना जाएगा, इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस सेटअप की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गोरंत्याल एंड अदर्स में साफ साफ बताया है कि सेक्शन 65B क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सर्टिफिकेट की जो भी कंडीशंस फुलफिल करने वाले डॉक्यूमेंट को ही आप एविडेंस मान सकते हो अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है तो बेसिकली एक साइबर क्राइम के अंदर एविडेंस क्या है, इस बात के ऊपर लॉ को सेटल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65B क्लॉज 4 सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो जब एविडेंस के रिस्पेक्ट में साइबर क्राइम में चीज़ें पुटअप हो चुकी हैं, तो साइबर क्राइम को अब रोकना ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है स्टेट पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस और पब्लिक ऑर्डर दोनों स्टेट लिस्ट में आते हैं। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम साइबर क्राइम को रोकने वाले कानून जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और बाकी जो लेजिस्लेचर है वो केंद्र की सरकार इशू करती है। इसलिए केंद्र की सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है कि स्टैट्यूटरी प्रोसीजर्स को यूनिफॉर्म किया जाए, सिंक्रोनाइज किया जाए, इन्फोर्समेंट एजेंसीज को और अकाउंटेबल बनाया जाए, और केंद्र की सरकार कर भी रही है। केंद्र की सरकार ने सेटअप किया इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट को कम किया जा सके। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी भी इंडिया के अंदर कोई सेपरेट प्रोसीजरल कोड नहीं है। जैसे इंडियन पीनल कोड है ना, इस प्रकार का कोई प्रोसीजरल कोड साइबर क्राइम या कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस के लिए इंडिया में नहीं बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अलग अलग प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए स्टैंडर्ड ले डाउन करना, यूनिफॉर्म प्रोसीजर लेके आना, कैसे एविडेंस कलेक्ट होगा, कौन उसको सर्टिफाइड करेगा, इसके लिए ब्रॉड गाइडलाइंस लेके आना जरूरी है। अभी अगर आप देखो तो फॉर आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, एक्विजिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल एविडेंस गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं ISO IEC 27037 2012 बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। लेकिन सबसे खास बात यह है कि गाइडलाइंस और साइबर क्राइम से रिलेटेड डिटेल्स किसी इन्वेस्टिगेटर को समझ में आनी चाहिए। जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है साइबर क्राइम में, उसको चीज प्रॉपर तरीके से कॉम्प्रिहेंड होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस स्टेशन के अंदर अगर पुलिस ऑफिसर है, मान लो इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर है, तो उस कंटेक्स्ट में वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा अगर कोई साइबर क्राइम का क्राइम हुआ है तो। अब अगर ये साइबर क्राइम का ऑफिसर के पास प्रॉपर नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी नहीं है साइबर क्राइम से रिलेटेड, साइबर के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगा। वो तभी इन्वेस्टिगेट कर पाएगा जब उसकी मदद के लिए वहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट पहुँचेगा जिसके पास वो प्रॉपर स्किल सेट हो, जिससे इस प्रकार के साइबर क्राइम को टैकल किया जा सके। ठीक है ना। हायर जुडिशरी ने भी यहाँ पे चीज़ें करने की कोशिश की हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की कॉन्फ्रेंस हुई थी अप्रैल 2016 में। एक 5 जज कमेटी बनाई गई जुलाई 2018 में, जिसने ओवरऑल उन ड्राफ्ट रूल्स को तय किया जो कि एक मॉडल की तरह काम करेंगे फॉर रिसेप्शन ऑफ डिजिटल एविडेंस बाय कोर्ट। ठीक है ना। इस कमेटी ने एक्सटेंसिव डिलिबरेशंस के बाद, और इन डिलिबरेशंस में एक्सपर्ट्स के साथ भी यहां पे बातचीत की गई है। ठीक है ना। और एक रिपोर्ट फाइनलाइज हुई नवंबर 2018 में। इस रिपोर्ट को बोला गया ड्राफ्ट रूल्स फॉर रिसेप्शन, रिट्रीवल, ऑथेंटिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट्स। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें साइबर क्राइम के फील्ड में, डिजिटलाइजेशन के फील्ड में चीजों को सिंक्रोनाइज कर रही हैं, यूनिफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं। प्लस हमारे पुलिस में टेक्निकल स्टाफ की कमी है। ठीक है ना। राज्य की सरकारें टेक्निकल स्टाफ को उतनी तेजी से रिक्रूट नहीं कर रही, क्योंकि देखिए रिक्रूटमेंट के ऊपर रोक लगी हुई है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार सरकारी नौकर को बहुत सोच समझ के रिक्रूट करती है, क्योंकि सरकारी नौकर लंबे समय तक नौकरी में रहते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है, प्रॉपर उसके लिए एग्जाम कंडक्ट कराना पड़ता है, खर्चा अच्छा खासा होता है, इसलिए सरकारी नौकरों का रिक्रूटमेंट सोच समझ से करती हैं सरकारें। टेक्निकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो चूंकि टेक्निकल स्टाफ का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तो साइबर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम आ रही है। एक रेगुलर पुलिस ऑफिसर जिसने आर्ट्स, कॉमर्स, लिटरेचर या मैनेजमेंट में पढ़ाई की है, वो साइबर क्राइम को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाएगा। डिजिटल एविडेंस को वेट करने के लिए, आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटलाइजेशन में सीन ऑफ क्राइम को समझने के लिए, डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है। इस कंटेक्स्ट में देखिए तो इन फेमस स्टेट ऑफ गोवा का जो केस है, CID CB नॉर्थ गोवा वर्सेस तरनजीत तेजपाल, उसमें ओवरऑल एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो था, सब इंस्पेक्टर, उसने CDs को सीज किया, लेकिन उस सब इंस्पेक्टर को हैश वैल्यू का भी मतलब नहीं पता था। तो जब मिलॉर्ड चल रहा था कोर्ट में, तो सबमिट किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से कि भाई सब इंस्पेक्टर को हैश वैल्यू का मतलब नहीं पता। तो कोर्ट ने बोला क्या मजाक कर रहे हो, तुम साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और तुम्हारे इंस्पेक्टर को हैश वैल्यू का मतलब नहीं पता। उसी प्रकार से नोएडा में जब आरुषि मर्डर केस हुआ था, जिसको आप बोलते हो श्रीमती नुपुर तलवार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड ANR, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बोला कि जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो पहुंची थी, उसके एक्सपर्ट को प्रॉपर तरीके से इंटरनेट लॉक्स, राउटर लॉक्स और लैपटॉप लॉक्स के डिटेल्स नहीं प्रोवाइड किए गए, और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम वो जो डिटेल्स थे वो मेलाइन हो गए, खराब हो गए। तो ये सब चीजें ओवरऑल बताती हैं कि डिजिटल क्राइम्स में इन्वेस्टिगेट करने के लिए फर्स्ट कोस्ट ऑफ टाइम में ही एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव एक्सपर्ट पहुंच जाएगा तो चीजें स्मूथ लाइन तरीके से की जा सकती हैं। ये सब बातें बताई गई। एक और प्रॉब्लम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर अगर साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है तो पुलिस ऑफिसर कम से कम इंस्पेक्टर की रैंक का इन्वेस्टिगेट करेगा, लेकिन इंस्पेक्टर्स बहुत लिमिटेड होते हैं। किसी भी राज्य सरकार के अंदर इंस्पेक्टर्स लिमिटेड होते हैं। हाँ, इंस्पेक्टर्स के नीचे सब इंस्पेक्टर आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। पता होना चाहिए सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने में कम से कम 10-12 साल लगते हैं। तो चूंकि इंस्पेक्टर्स कम है, सब इंस्पेक्टर ज्यादा है, तो ज्यादातर केसेस में इन्वेस्टिगेशन के लिए ग्राउंड लेवल पे सब इंस्पेक्टर ही जाता है। इसीलिए आईटी एक्ट 2000 को अमेंड करके ऑन फील्ड इन्वेस्टिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इंस्पेक्टर को दे दी जाए। सेक्शन 80 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में अमेंडमेंट करिए और इंस्पेक्टर की जगह सब इंस्पेक्टर लेके आइए, तब जाके कहीं ग्राउंड लेवल पे साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन तेजी से होगा।
तीसरा यहां पे बताया जा रहा है कि जो साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं राज्यों की, ठीक है ना, उनको अपग्रेड करने की जरूरत है, नई टेक्नोलॉजीज लाने की जरूरत है। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ऑफेंसेस में भी आपको अपने डिजिटल कॉम्पिटेंसी बढ़ाने की जरूरत है। अभी से एक डिजिटल पुलिस फोर्स बनाने की जरूरत है जो कि लॉन्ग टर्म में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से अपने आप को रूबरू कर सके, ताकि जब हम बड़े स्केल पे डिजिटल ऑफेंसेस को देख रहे होंगे तो पहले से तैयार होंगे। राज्य की सरकार की एजेंसी को यहाँ पे तैयार होने की जरूरत है। केंद्र की सरकार को समय समय पे मॉडर्नाइजेशन फंड्स देने चाहिए राज्य की सरकार को, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा सके। राज्य की सरकार की साइबर लैब्स में इनफ अमाउंट ऑफ हार्ड डिस्क, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को वेट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब होना चाहिए। एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब एंड साइबर प्रिवेंशन अवेयरनेस और डिटेंशन सेंटर है दिल्ली पुलिस के पास। इस प्रकार के डिटेक्शन सेंटर पूरे देश की राज्यों के पास होने चाहिए। दिल्ली की बात अलग है, दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र के अंदर आती है, लेकिन बाकी राज्यों की पुलिस के पास भी इस प्रकार के सेंटर्स होने चाहिए। प्लस साइबर क्राइम्स ट्रांसनेशनल होते हैं, किसी एक देश तक लिमिटेड नहीं होते हैं, ये सारे देशों में होते हैं। तो फॉरेन टेरिटरीज से ओवरऑल हर केस में एक्स्ट्राडिशन कर पाना या इंफॉर्मेशन निकालना मुश्किल होता है। इंडिया की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज 48 कंट्रीज के साथ है, एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट्स 12 कंट्रीज के साथ हैं, बट एक्स्ट्राडिशन में समय लगता है। अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है और कोई क्रिमिनल बाहर के देश में है, उसकी इंफॉर्मेशन बाहर के देश में है, कई बार केसेस में सिर्फ हमें आदमी ही नहीं चाहिए होता है, हमें इंफॉर्मेशन भी चाहिए होती है। तो मान लो वियना में कोई क्राइम हुआ, इंडिया के अंदर क्राइम हुआ, और क्राइम का जो सर्वर आप कह लो इंफॉर्मेशन है वो वियना के सर्वर में रजिस्टर हुई। अभी वियना की अथॉरिटीज के ऊपर हमारा कोई प्ले ही नहीं है, तो डाटा लोकलाइजेशन करने की जरूरत है। वो भारत सरकार करने की कोशिश कर रही है। क्लाउड सर्वर्स इंडिया के अंदर बनाने की जरूरत है। जो भी इंडियन कंपनीज का डाटा फ्लो हो रहा है, भारतीय सिटीजन्स का डाटा फ्लो हो रहा है, उसका डाटा क्लाउड सर्वर इंडिया के अंदर होना चाहिए, ताकि कल की डेट में इस लोकल डाटा सर्वर से जो भी साइबर एक्टिविटी हुई है हम उसको कम से कम ट्रैक तो कर पाएं। ज्यादातर ये जो ऑनलाइन कंपनीज हैं, इन्होंने अपने सर्वर को विदेशी कंट्रीज में रख रखा है। अभी विदेशी कंट्री से तो हम मांग नहीं सकते डाटा, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये विदेशी कंट्रीज पर्सनल डाटा को इस्तेमाल करके अपना एडवर्टीजमेंट करती हैं, पैसे वगैरह कमाती हैं, ठीक है। तो वो भी एंगल यहाँ पे निकल के आता है। प्लस अभी भी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल को ऑनलाइन रिकॉग्नाइज करने के लिए साइबर टिपलाइन ये रिपोर्ट करता है कि हम यूएस की नॉन प्रॉफिट एजेंसी नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन का इस्तेमाल करते हैं। तो पुलिस एक फॉरेन एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है मिसिंग चिल्ड्रन को ट्रैक करने के लिए। अरे हमारे पास अपनी खुद की इन हाउस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इंडिजिनियस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, जिससे हम ऑनलाइन क्राइम्स को मॉनिटर कर सकें। इसके लिए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार को मिल के स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस बनानी चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन हो सके, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवरऑल यहाँ पे अपग्रेड किया जा सके, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर अगला रिलीफ रिबफ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखिए स्टिफ अपोजिशन दिखाया सरकार का। देखिए क्या है, तीस्ता सेतलवाड़ के केस में 25 जून को अरेस्ट हुई थी। मैंने आज के करंट अफेयर्स में भी इसके बारे में बात की है। अब गुजरात की सरकार मुंबई में आके एंटी टेरर स्क्वाड तीस्ता सेतलवाड़ को अरेस्ट करके ले गई, ठीक है भाई। 2002 के गुजरात प्रोग्राम में जब सबको क्लीन चिट मिल चुकी थी, उसके बाद भी केस को खंगाल रही थी। अब इनके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया तीस्ता सेतलवाड़ के ऊपर कि ये जबरदस्ती केस को उठाने की कोशिश कर रही हैं, डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट कर रही हैं, फॉर्ज कर रही हैं, गलत तरीके से लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। 2 महीने से जेल में बंद हैं, इनको बेल नहीं मिल रही है। अहमदाबाद सेशंस कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी। अहमदाबाद की हाई कोर्ट में रेगुलर बेल पिटीशन पेंडिंग है, गुजरात हाई कोर्ट में। इंटरिम बेल गुजरात हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई देखिए, जब तक गुजरात की हाई कोर्ट रेगुलर बेल पे डिसीजन नहीं लेती, तब तक इंटरिम बेल हम यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं। अब फिर वही सब बातें, देखिए अब द हिंदू है तो द हिंदू के अंदर आपको पता ही है कि ओवरऑल जो आर्टिकल्स की जो व्यू पॉइंट होता है वो कुछ हद तक एंटी गवर्नमेंट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाया कि भाई गुजरात हाई कोर्ट के अंदर रेगुलर बेल पिटीशन के लिए इतनी लंबा पोस्टपोनमेंट क्यों है। अरे गुजरात हाई कोर्ट में बेल पिटीशन को पहुंचे 6 हफ्ते हो चुके हैं, 6 हफ्ते से इनकी रेगुलर बेल पिटीशन के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई। क्यों नहीं इंक्वायरी हुई भाई? तो हम यहाँ पे इंटरिम बेल दे रहे हैं, ठीक है। फिर सॉलिसिटर जनरल ने यहाँ पे एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन रेज किया कि भाई हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑन है। तो जब हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स ऑन है तो सुप्रीम कोर्ट बेल पिटीशन में कैसे इंटरफेयर कर सकता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाना है कि वो एक्टिव है। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे तीस्ता सेतलवाड़ की इंटरिम बेल पिटीशन को रिजेक्ट कर देता तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बहुत हद तक क्रिटिसाइज किया जाता है, और वैसे भी आजकल सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि केंद्र की सरकार प्रो है। तो ये पर्टिकुलर डिसीजन लेके सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया को दिखाया कि अभी भी वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे साफ साफ बोला है
कि भैया अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कस्टडी 7 दिन की इनफ है। 2 महीने से ज्यादा जेल में बंद है तीस्ता सेतलवाड़। 2 महीने में आपकी इन्वेस्टिगेशन ही शुरू नहीं हुई। हमें एक इंडिविजुअल की पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है, वल्नरेबल के प्रोटेक्शन में सपोर्ट में आना है। हालांकि तीस्ता सेतलवाड़ वल्नरेबल नहीं है, शी इज एन इन्फ्लुएंशियल लेडी, एक इन्फ्लुएंशियल सोशल एक्टिविस्ट है, बट एक वुमेन है, और एक वुमेन की कैपेसिटी में उनके केस को आप कह लो थोड़ा एक्सपेडिट करके देखना है। ऐसे नहीं कि बस पड़ा हुआ है, ठीक है ना, 6 हफ्ते से पेंडिंग है बेल पिटीशन, तो जब तक आपकी बेल पिटीशन पेंडिंग है तब तक इंटरिम बेल हम दे रहे हैं। फिर आज का आखिरी आर्टिकल, INS विक्रांत अ माइलस्टोन फॉर इंडिया। ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है। देखिए, फोकस मस्ट बी ऑन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर। INS विक्रांत को इंडिया ने इंडेक्ट कर लिया। US, UK, रशिया, चाइना, इसके अलावा छठी कंट्री इंडिया बन गई जिसके पास अपना इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर्स है 40,000 टन से ज़्यादा। वैसे तो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को इंडिया 60 ईयर से ऑपरेट कर रहा है। इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में 17 साल लगे हैं। 17 साल पहले पहला स्टील कट हुआ था, 20,000 करोड़ खर्च हुए हैं, और अब जाके 76% इंडिजीनियस कंटेंट के साथ इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया गया है। एक रिफ्यूलिंग के बाद 7,500 नॉटिकल माइल्स बिना किसी रिफ्यूलिंग के एयरक्राफ्ट कैरियर कवर कर सकता है। 22,000 कंपार्टमेंट है इसमें, 1600 का इसका क्रू है। सेलर्स हैं इसमें, वुमेन सेलर्स के लिए भी यहाँ पे ठीक ठाक आप कह लो फैसिलिटीज़ बनाई गई। तो मतलब ये जो 1600 केबिन्स बनाए गए, ऐसा नहीं है कि केवल मेन स्टाफ रह सकता है, वुमेन क्रू भी यहाँ पे डिप्लॉय की जा सकती है। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल स्पिन ऑफ हुए हैं शिप के कंस्ट्रक्शन में। वॉरशिप का ग्रेड स्टील इस्तेमाल किया गया। आगे आने वाले समय में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इस प्रकार का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना इंडिया को एक पुश देगा। इंडियन नेवी का एम्बिशन है कि हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो। एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमने रशिया से खरीद रखा है, INS विक्रमादित्य। हमने एक बना दिया है INS विक्रांत, और एक हम और बनाएंगे। इंडिया की डिफेंस मैरीटाइम डिफेंस स्ट्रेटजी में अर्जेंट बेसिस पे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना हमारा टारगेट है। राजनाथ सिंह जी ने बोला कि हम चाहते हैं फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, और मोदी जी का आइडिया है सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इस कंटेक्स्ट में एक स्ट्रांग नेवी का होना जरूरी है, और इस स्ट्रांग नेवी में इंडिया की कोशिश होगी कि दुनिया भर में और जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं उनको इंडेक्ट करके एक तीसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया बनाए, और बहुत तेजी से उस पर काम भी होगा। एक कमी है अभी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर, ओवरऑल हम क्या है कि बहुत सारे हवाई जहाज जैसे मल्टी रोल MH-60 हेलीकॉप्टर्स को हम डिप्लॉय करेंगे, तेजस को डिप्लॉय करेंगे, और भी आप कह लो रफाल वगैरह भी रखे जा सकते हैं। ज़रूरी ये है कि हम खुद का एक इंडिजीनियस ट्विन जेट एयरक्राफ्ट बनाएं। हमारे पास तेजस है, ये तेजस हमारा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर एक इंजन है। हम ट्विन डेक इंजन अगर फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हैं और कल की डेट में उसको अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पे डिप्लॉय करते हैं, अपने आप में इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। लेकिन इस अचीवमेंट से हम अभी काफ़ी दूर हैं, क्योंकि इसके लिए जिस लेवल की टेक्नोलॉजी, जिस लेवल का पैसा, जिस लेवल की रिसर्च चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली इंडिया के पास है नहीं। बट इंडिया कोशिश कर रहा है जल्दी लाने की। लेट्स सी हम कब तक लेके आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।